Hello everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग स्टार्ट किया हुआ था एंड फाइनली आज हमारा लास्ट लेक्चर है प्लानिंग चैप्टर का एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो हमारा इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। छोटे से टॉपिक के भी सब टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम आज कवर करेंगे एंड इस चैप्टर को पैकअप कर देंगे। ओके, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर प्लान्स के बारे में पढ़ लिया था, दैट इज स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। उसी के अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि बजट, प्रोग्राम, रूल्स, प्रोसीजर्स, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा था कि इन चीजों के अंदर आता है। आज हम उन्हीं को ही इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि उन प्लान्स के बारे में, मतलब जो हमने टाइप्स पढ़े थे, जो प्लान्स पढ़े थे, बजट्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, ये होते क्या है उनको इन डिटेल में हम आज समझेंगे। देखो, वैसे तो अगर हम एक बात करें तो हमें जनरल मीनिंग सबका पता ही है। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव की, हमें पता है ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है, मेन मोटो है, जिसके लिए वो काम कर रही है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम बात करें पॉलिसीज की, तो पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज ऐसे बनाई फ्रेम्ड चीजें हैं जो हम फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग टू हम लोग काम करते हैं, उन पॉलिसीज को हम फॉलो करते हैं। रूल्स हमारे होते हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा रूल कोई मान रहा है, कोई रूल नहीं मान रहा है। रूल्स हमको पता है, नियम कानून जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बने हुए हैं, ये जनरल टर्म्स भी हमारे ये चीजें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 is objective. An objective simply state is what you would like to achieve. यही हमें पता है कि भाई आप अल्टीमेटली अचीव करना क्या चाहते हो। What do you want to achieve? The end result of activities, मतलब जो हमारा एक्टिविटीज का एंड रिजल्ट आएगा, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? 5,000 रुपीज अर्न करना। इन द एंड मैंने अर्न कर लिए 7,000 रुपीज। ये क्या हो गया? एंड रिजल्ट। मुझे 5,000 तो मिल ही गए ना अल्टीमेटली। सो मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स. They should be measurable in quantitative terms in the form of written statement of desired result to be achieved within the given period of time. भाई आप इसको मेजर कर सको। मुझे 5,000 रुपीज अर्न करने हैं, ये मेजरेबल है। मुझे इतना प्रोडक्ट बनाना है, मुझे इस कवर को बनाना है, विद इन 10 डेज मुझे 500 कवर्स चाहिए। क्वांटिटेटिव टर्म्स में है, मेजरेबल टर्म्स में, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। वी कैन काउंट ऑन देम, हम देख सकते हैं उसको कि भाई कितनी चीजें हमको चाहिए। इट इज मेजरेबल। ओके, क्वांटिटी हमको पता है कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए। बेसिकली objectives should be smart. Now this is very important line, that objectives should be smart. Now what does this mean? Objectives should be smart. चलिए पढ़ते हैं। SMART, स्मार्ट, जिसमें से S का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, M मीन्स मेजरेबल, A मीन्स अटेनेबल, R मीन्स रेलेवेंट एंड T मीन्स टाइम बेस्ड। जिसमें से मुझे नहीं लगता मुझे मेजरेबल समझाने की जरूरत है। मेजरेबल मीन्स मेजर कर सको आप लोग। मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, सो M फॉर मेजरेबल मीन्स हमें पता है भाई क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम इसको देख सके, काउंट कर सके, मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, M इज क्लियर। अटेनेबल, भाई आप उसको अटेन कर सको। अनरियलिस्टिक सा नहीं रखो कि मुझे 10 डेज के अंदर 1 करोड़ पीसेस बनाने हैं या 10 लाख पीसेस बनाने हैं। भाई हाउ इज इट पॉसिबल? रियलिस्टिक सा रखो। मुझे आज एक दिन के अंदर अंदर
30 बॉटल्स पानी की पीनी है। भाई मेरा ऑब्जेक्टिव तो क्वांटिटेटिव है, मैं काउंट कर सकती हूँ, इट इज मेजरेबल, बट इज इट पॉसिबल कि मैं एक दिन के अंदर 30 बॉटल्स पानी की पी सकूं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी अटेनेबल। भाई सोच समझ के बनाओ जो आप अटेन कर सको। काम तो मेरा गोलगप्पे बेचने का है, जीजी की दुकान है मेरी, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे पिज्जा से 5,000 रुपीज अर्न करने। भैया हाउ इज इट पॉसिबल? आप काम गोलगप्पे का करते हो बट आपको जो रुपीज अर्न करने हैं वो पिज्जा से करने हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, इट शुड बी रियलिस्टिक। ओके, फिर है रेलेवेंट, ये भी पढ़ते हैं। फिर है टाइम बेस्ड। भाई टाइम, स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट पता होना चाहिए। 10 दिन के अंदर मुझे इतना गोल अचीव करना है, एक महीने के अंदर मुझे 5,000 रुपीज अर्न करने हैं, तो टाइम भी हमारे को पता होना चाहिए। बच्चा हमारा स्पेसिफिक एंड रेलेवेंट। स्पेसिफिक क्या होता है? योर गोल इज डायरेक्ट, डिटेल एंड मीनिंगफुल। भाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल होना चाहिए, मुझे 5,000 रुपीज अर्न करने हैं, मीनिंग आ रहा है उसका, हाँ आ रहा है, मुझे डायरेक्ट डिटेल बता दी मैंने कि मुझे इस तरीके से इसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। सो स्पेसिफिक, एकदम हमें कट टू कट पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। स्पेसिफिक हो गया। एंड रेलेवेंट, योर गोल अलाइंस विद द विजन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। भाई रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लाइक जिसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, मतलब आपने कोई ऐसा गोल रख लिया है जिसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है आपके लिए। मतलब ऐसा गोल होना चाहिए जिससे आपको तो कोई मतलब हमें भी कुछ अच्छा होना, असर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी गोल रखा है। वेलबींग होना चाहिए अच्छा, हमारी एक अच्छी हेल्थ प्रमोट होनी चाहिए, एक रेलेवेंस होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। हमें पता चल गया ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव को आप क्या बोलोगे? स्टैंडिंग बोलेंगे या सिंगल यूज बोलेंगे? देखो ऑब्जेक्टिव का ना, आप इसको एक तरीके से ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली हम इसको किस में बोलेंगे, क्योंकि हमें टाइम, अब एक ऑब्जेक्टिव होता है यू कैन से कि 1 साल लग गया, तो वो सिंगल यूज तो नहीं बोल सकते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है वो। सो इट इज काइंड ऑफ अ मिक्स थिंग। ओके, हम ये एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज में आएगा या ऑब्जेक्टिव हमारा उसके अंदर आएगा, स्टैंडिंग में आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अप इज स्ट्रैटेजी। A strategy provides broad contours organization behavior। भी स्ट्रैटेजी, सिंपल बात अगर मैं स्ट्रैटेजी करूं ना, so your strategy should be unique। इससे क्या होगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी आप। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अब स्ट्रैटेजी हर कंपनी की होती है। अब हम अपनी गली के बाहर जाते हैं ना, सो वी विल फाइंड सो मेनी गोलगप्पे की ठेले या शॉप्स। एक मार्केट में आप लोग जाएंगे, वहां एक गोलगप्पे की दुकान नहीं होगी, वहां बहुत सारी गोलगप्पे की शॉप्स होंगी, लेकिन फेम उसमें से कोई एक ही होगा। वो क्यों? क्योंकि उसके काम करने की स्ट्रैटेजी बहुत यूनिक है। समझ रहे हैं आप? आपने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है अपने काम को करने के लिए जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। अब अगर आपने सबसे पहले एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई और आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा मार्केट के अंदर। लोग सबसे पहले आप ही को जानेंगे। लाइक मुझे मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई अपने गोलगप्पे के काम के लिए, दैट जो लोग नॉर्मल गोलगप्पे की प्लेट इज 40 रुपीज, 40 के 6 पीस मैंने रख रखे, लेकिन अगर कोई बंदा 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा तो उसको मिल जाएंगे 8 पीस, सॉरी 10 पीसेस उसको गोलगप्पे के मिल जाएंगे। दिस इज माई स्ट्रैटेजी, माई वे ऑफ वर्किंग, कि मैं कैसे काम करना चाहती हूँ, कि मेरी स्ट्रैटेजी है कि मुझे इस तरीके से काम करना है। सो अगर ये लोगों को पसंद आएगा, लोग 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके वो 4 पूरीज एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मेरा नाम धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैंने ऐसी स्कीम लगा रखी है मेरी। भाई लोगों के लिए ये उनको एक ऑफर लगेगा, बट मेरी वो स्ट्रैटेजी है मार्केट में काम करने की। एक बार मुझे पता है कि मेरा खाना बहुत अच्छा है बट मुझे फेम नहीं मिल रही, मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि बस मुझे फेम मिलने की देर है, मुझे फेम मिल गई। अब चाहे मैं वो ऑफर को
2 महीने बाद बंद कर दूं, बट मुझे फेम मिल गया, लोगों की जुबान पर मेरे खाने का टेस्ट आ चुका है, सो नाउ अब मेरे को कोई हटा नहीं सकता, तो मुझे एडवांटेज मिल गया अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी से। गेटिंग माई पॉइंट? एक बार पढ़ भी लेते हैं। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड, ये पढ़ लिया। इट विल रेफर टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर स्कोप इन लॉन्ग टर्म। में लॉन्ग रन में काम करने के लिए यही एक स्ट्रैटेजी ही काम आती है, आपकी स्ट्रैटेजी बताती है कि आप कैसे काम करेंगे। Thus we can say strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization objective। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इट इज अ comprehensive plan। This comprehensive plan include 3 dimensions determining long term objective। भाई इससे हम long term objective determine कर पाते हैं। Adopting particular course of action and allocating resources to achieve necessary to achieve the objective। फिर हम resources को allocate करते हैं ताकि हम अपने objective को अचीव कर सके। बेसिकली स्ट्रैटेजी आपकी यूनिक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव जो है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव को लेकर ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है आपका, जिससे आप लोग फायदा उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट अप इज पॉलिसी। नो पॉलिसी अगर मैं बात करूं, आप पॉलिसी बार बार चेंज कर सकते हैं? नहीं, पॉलिसी बहुत टाइम टू टाइम चेंज हो जाए बात अलग है, बट पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, जब बहुत ज्यादा नेसेसिटी पड़ती है तब चेंज किया जाता है। तो पॉलिसी किसमें आ गया? हमारा स्टैंडिंग प्लान के। इट रेफर्स टू दोज जनरल स्टेटमेंट्स, यही बताया मैंने कि पॉलिसी क्या होती है, आपकी जनरल स्टेटमेंट्स होती है विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज व्हाइल टेकिंग डिसीजन। जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, उसको कोई डिसीजन लेना है, वो पॉलिसी खोलता है, पॉलिसी में से हेल्प ले लेता है एंड अपना डिसीजन ले सकता है। पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट्स है एक तरीके से, जिनको आप जनरली व्यू कर सकते हो अगर आप किसी प्रॉब्लम में या किसी चीज के किसी सिनेरियो में स्टक कर गए हो। These are policies for all level of department and organization ranging from major company policies to minor policy। major policies भी होती है, minor policies भी होती है। so, हर लेवल के लिए होती, कोई भी लेवल का इंसान पॉलिसी में अपनी जाकर पॉलिसी की हेल्प ले सकता है। मेजर कंपनी पॉलिसीज आर फॉर, मेजर किसके लिए होती है? कस्टमर, क्लाइंट्स, कंपेटिटर्स। वेयर माइनर किसके लिए होती है? जो इनसाइडर्स होते हैं, जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उनके लिए माइनर पॉलिसीज होती है। एंड कंटेन मिनट डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाइटल टू द एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो उसके अंदर होती है। और मेजर आपकी जो मेजर पॉलिसी वो क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, कंपेटिटर्स के लिए, इनके लिए होती है। जैसे कि मुझे जानना है इस कंपनी का व्यू क्या है, इस कंपनी की पॉलिसी क्या है, तो उसके लिए मैं जब उसकी पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में सब डिटेल पढ़ रही हूँ, तो दैट इज मेजर पॉलिसी, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ। लेकिन अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय है उसके लिए है, दैट इज माइनर। सो पॉलिसी में बार बार चेंज नहीं कर सकती। नेक्स्ट अप इज प्रोसीजर। ओके, प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप्स हाउ टू कैरी ऑन एक्टिविटी। तो प्रोसीजर क्या है? वे है ना, एक वे है आपका कि किस तरीके से आपको काम करना है। एक्चुअली इट इज नॉट अ वे, वे आप मेथड को बोलोगे कि मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ, दिस इज माय मेथड, माय वे ऑफ वर्किंग। लेकिन अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर मतलब आपको एक प्रॉपर स्टेप दे रखे हैं, आप उसको फॉलो कर करके काम परफॉर्म करे जा रहे हो कि आप डेली बेसिस में, डेली लाइफ में, रूटीन में, अपने डेली रूटीन में कैसे इस काम को परफॉर्म करो। एक बंदा गोलगप्पे बना रहा है, एक बंदा गोलगप्पे का पानी बना रहा है, एक बंदा गोलगप्पे का मसाला बना रहा है, एक बंदा बिलिंग काउंटर पे, दिस इज प्रोसीजर आर कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच द वर्क इज टू बी परफॉर्म। इट इज नॉट आई, इट इज द वर्क इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। ठीक है, ये क्या एक डिटेल है जिसमें हमें बताया जाता है कि हमें काम को किस तरीके से करना है। दे आर स्पेसिफाइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे हमने प्लानिंग के स्टेप्स पढ़े हैं, पहले ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, इसी तरीके से प्रोसीजर भी यही है। अब एक केक को, अब बात करते हैं ना, एक केक को बनाने का प्रोसीजर क्या है? भाई फ्लावर ऐड करो, शुगर ऐड करो, बटर ऐड करो एंड बेकिंग सोडा ऐड करिए, उसके अंदर थोड़ा मिल्क ऐड कीजिए एंड उसकी स्लरी बनाइए, एंड देन उसमें आपका फ्लेवर वनीला एसेंस डालिए एंड देन उसको बेक कर दीजिए। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोसीजर। क्या आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, अपने काम को ऐसे आप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप इज मेथड। Methods provide the
prescribed ways, method मतलब way or manner in which task has to be performed considering the objective. अब मेथड क्या हो गया, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको सोच समझ कर चलते हुए मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। भाई प्रोसीजर तो हो गया जो नॉर्मली मैं फॉलो कर रही हूँ, बट मेथड इज मेंट फॉर मी, कि मेरा क्या तौर तरीका है काम करने का। मैं फॉलो तो वही सब चीजें करूंगी। अब सब लोग एक ही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, फ्लावर डालना, बेकिंग सोडा डालना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, तब भी ना लोगों को मेरे हाथों का बना केक बहुत पसंद है। वो क्यों, कि लोग क्या कर रहे हैं, मशीन्स, ब्लेंडिंग मशीन्स आती है जो, उससे लोग जो है केक को मिक्स कर रहे हैं, वाइल मैं हैंड से मिक्स कर रही हूँ, उसमें मैं अपने हैंड का टच दे रही हूँ, सारा वर्क मैं नेचुरली कर रही हूँ, मैं ऐसे नेचुरल एसेंस डाल रही हूँ। मैंने उसमें वेनिला एसेंस नहीं डाला, मैंने इसमें रियल कोको पाउडर का कुछ डाला, या कॉफी मिल्क डाला, मैंने उसमें मिल्क नहीं डाला, मैंने मिक्सचर के अंदर मैंने मिल्क डालने की जगह उसके अंदर हाफ मिक्सचर ऑफ कॉफी कॉफी एंड मिल्क का मिक्सचर मैंने उसके अंदर डाला, सो दैट केक में अच्छा टेस्ट आए, अच्छा फ्लेवर आए। सो दिस इज माय वे ऑफ वर्किंग, ये मेरा तरीका है करने का, ये मेरी टेक्निक है काम को करने की, जो सब लोग नहीं फॉलो कर रहे, ये मेरा तरीका है कि मैं ऐसे काम करती हूँ। लोग मशीन से करते हैं, मैं हैंड से बनाती हूँ, दिस इज माय वे, सो दिस इज मेथड, ओके। It deals with the task comprising one step of a procedure and specifies how this step is to be performed. इसमें प्रोसीजर का एक स्टेप आया कि ये डालना है, बट इसको परफॉर्म कैसे किया जा रहा है, मुझे बता दिया कि ये डालो, बट कितना डालना है, कैसे डालना है, कैसे मिक्स करना है, दिस इज व्हाट वे ऑफ डूइंग, ओके। देन नेक्स्ट इज रूल्स। अब आप क्या रूल्स को चेंज कर सकते हैं? नो, रूल्स बार बार चेंज नहीं होते हैं। रूल्स भी एक बार बना के रख दिए जाते हैं, कोई सिनेरियो कल को क्रिएट हुआ तो आप डिसाइड करते हैं कि हमें थोड़ा बहुत रूल चेंज करना चाहिए। इट रेफर्स टू द प्लान दैट टेल अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आई है तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, दिस इज व्हाट रूल्स। आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, ए यू कैन डू दिस, ए यू कांट डू दिस, दीज आर व्हाट, दीज आर रूल्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी एंड इट मस्ट बी ऑब्जर्व। ये बड़ों पे भी, मतलब हाई लेवल ऑफ टॉप अथॉरिटी पे भी लगेगा, लोअर अथॉरिटी पे भी लगेगा। ऐसा नहीं है रूल सिर्फ लोअर पे लग रहा है, हायर पे नहीं लग रहा, रूल सबको मानने हैं। अगर एक फैक्ट्री का रूल है कि नो स्मोकिंग है यहाँ फैक्ट्री के अंदर वाइल वर्किंग, तो आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, दिस इज अ स्ट्रिक्ट रूल, ठीक है। तो रूल हमारे ये होते हैं। रूल्स हमें पता है, कायदे कानून नियम जो एक बना दी गई, इसे हमें तोड़ना नहीं होता, फॉलो करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम। ना प्रोग्राम क्या, जो फंक्शन फंक्शन के प्रोग्राम्स होते हैं वही है क्या? हाँ वही समझ लीजिए आप, काइंड ऑफ detailed statement about project which outlines objectives, policy, procedure, rule, task, human and physical resources। हमने प्रोग्राम रखा है, अब उस प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम इज अ वन टाइम इवेंट, सिंगल यूज प्लान में आएगा आपका। भाई हमने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जिसके अंदर हमने बताया हमारे, हम जैसे सूर्यवंशम की हम बात करते हैं, सूर्यवंशम मूवी सबने देखी है, उसके अंदर हॉस्पिटल खोला जाता है, वो एक छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं जिसमें हॉस्पिटल का उद्घाटन है। अब उस हॉस्पिटल में आपने नोटिस किया होगा, वो क्या बता रहे हैं कि हमारा मोटिव क्या है, हमें गरीबों की सहायता करनी है। क्या हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस हॉस्पिटल को रख रहे हैं, हमारे यहाँ हर तरीके की फैसिलिटी मेडिकल आपको प्रोवाइड करी जाएगी। हमारे यहाँ पे, अब उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया, अब हम बोल देते वो रूल बना देते हैं कि आप लोगों को एक दिन, मतलब जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म करना है, आपको इमरजेंसी में आना है तो इमरजेंसी वार्ड वो रहेगा। सो दिस इज व्हाट, मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल दे रही हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा प्रोजेक्ट ये बताता है, मेरे प्रोजेक्ट का मीनिंग ये है, इसमें ये लोग होंगे, ये फिजिकल रिसोर्सेज होगा, ये मटेरियल रिसोर्स होगा, ये रूल्स रहेंगे। तो मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल बता रही हूँ थ्रू अ प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम 2 घंटे का उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए हो गया प्रोग्राम, राइट। सो प्रोग्राम्स क्या हो गए हमारे, जिसमें हम अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल बताते हैं।
एंड लास्ट इज बजट। अब आपको बजट पता है, हर चीज के लिए बजट बनता है, सेल्स बजट एंड मतलब बजट। ये टी थोड़ा सा नीचे आ रखा है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो बजट, अब बजट हर, अब हमारे घरों में ही नॉर्मली बजट होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम अपना घर बिना बजट के ही चला रहे हैं। भाई घर का भी बजट बनता है कि हमारा आज बार का बजट क्या है, इस मंथ हम सिर्फ 5,000 रुपीज स्पेंड करेंगे। सो बजट हर चीज का होता है, हर चीज में बनता है बजट, ऐसा नहीं है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बजट बनाया जाता है। A budget is a statement express result expressed in numerical terms, ठीक है। It is a plan which quantifies future facts and figures, जिसमें हमें फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पता चलता है। बजट बेसिकली यही है कि हमने एक बजट सेट कर रखा है कि हम इतने के अंदर ही इस काम को परफॉर्म करने वाले, न्यूमेरिक टर्म्स के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, द सेल्स डिपार्टमेंट बजट गिव्स एस्टिमेटेड फिगर्स अबाउट टाइप ऑफ मटेरियल दैट विल बी परचेज, इट्स क्वांटिटी। अभी सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि हमें इसको इस पाउच को इस मंथ 1,000 बेचना, अगर हम 1,000 पाउचेस बेचते हैं सो विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि हमें 1,000 बेचने और इतनी कॉस्ट पे बेचने और ऐसे बेचने। अभी सेल्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि आपको इतना सामान चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, आपको लेदर चाहिए होगी, आपको थ्रेड चाहिए होगा, आपको मशीन चाहिए होगी इसको स्टिच करने के लिए, आपको प्रिंटिंग मशीन चाहिए होगी इस पर हमारा नेम लिखने के लिए तो सेल्स डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि आपको ये टोटल चीजें चाहिए होंगी। और सेल्स डिपार्टमेंट ने हमको बताया कि आपको इतने अमाउंट के अंदर लेना है ये सामान। अब भाई हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 10,000 का प्रॉफिट अर्न करेंगे, लेकिन हमें 10,000 का, हमें ऐसा है कि हम 5,000 रुपीज स्पेंड करेंगे एंड हमें 10,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न हो जाएगा। ये बजट है कि हम 5,000 रुपीज स्पेंड करके 10,000 अर्न करने। लेकिन अगर सेल्स डिपार्टमेंट ने हमको यही नहीं बताया कि आप लोग कितने बजट के अंदर लेना, और भाई परचेज डिपार्टमेंट गया, परचेज डिपार्टमेंट अपना 30,000 रुपए का सारा सामान ले आया, उसने बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट ने बेच दिया, बाद में देख रहे तो लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ ही नहीं रहा। बाद में देखा तो पता चला भाई परचेज डिपार्टमेंट तो जाकर 30,000 रुपए का सामान ले आया था, जबकि सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या सोचा था कि हम लोगों को सिर्फ 5,000 रुपीज का खर्चा करना है, तो आप बजट के बाहर चले गए। सो दिस इज व्हाट बजट मीन्स, कि बजट के अंदर न्यूमेरिक टर्म होती है बजट के, जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में अपने ऑब्जेक्टिव को ऐसे अचीव करना, तो इतने बजट के अंदर करना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। मुझे 5,000 रुपीज अर्न करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 6,000 रुपीज अर्न कर स्पेंड करके मैं 5,000 अर्न कर रही हूँ। प्लान ऐसा होना चाहिए कि 4,000 स्पेंड करके मैं 5,000 रुपीज अर्न कर, गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज व्हाट दिस इज बजट। इसके बाद क्या है मैम, कौन सा टॉपिक बचा? इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद दी एंड। यस, सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है अच्छे से। अब हमने एक बार ऊपर आते हैं दोबारा से, ये हमने सारे टर्म्स समझ लिए, टर्मिनोलॉजी समझ ली। अब देखना, देखो अभी हमने सिंगल यूज में क्या पढ़े थे, बजट्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब आपको समझ में आ रहा है भाई, बजट हमें पता चल गया, बजट टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। आज 5,000 रुपीज का बजट है, कल 10,000 का हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही लो बजट होता है, तो बजट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। प्रोग्राम वन टाइम इवेंट होता है। देन आता है हमारा स्टैंडिंग प्लान, तो स्टैंडिंग प्लान में आ गया हमारा पॉलिसीज भाई एक बार पॉलिसी बना दी जनरल पब्लिक के लिए, कंपनी की माइनर पॉलिसीज बना दी तो बार बार चेंज नहीं होती, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चलती है। रूल्स बार बार चेंज नहीं होते। मेथड्स, काम करने का तरीका, वे ऑफ डूइंग समथिंग, भाई इन द एंड जानी तो सब चीजें एक साथ ही है ना। ऐसा तो नहीं आप अलग अलग बैटर, मैदे की स्लरी अलग बना रहे हो, शुगर की बटर की स्लरी अलग बना रहे हो, एंड एसेंस की स्लरी अलग बना रहे हो, फिर स्लरीज को मिक्स कर रहे हो, देन मिक्स, ऐसा नहीं होता, वे तो एक ही रहेगा। सो मेथड्स भी बार बार चेंज होते। प्रोसीजर, एक काम को करने का प्रोसीजर अगर ऐसे है तो वो ऐसे ही रहेगा। अगर पहले केक बेक होगा बाद में उसके ऊपर आइसिंग होगी तो वो प्रोसीजर वैसा ही रहेगा। ये नहीं हो सकता कि पहले आप आइसिंग करो एंड देन उसको बेक करो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो प्रोसीजर भी सेम ही रहते हैं।
सो ये थे हमारे सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 हो जाता है ओवर। आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, चैप्टर नंबर 4 अच्छे से समझ में आ चुका हो, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बिकॉज वो लेंदी चैप्टर है आपके कोर्स में, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। इट इज लेंदी चैप्टर बट सुपर 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एकदम टाइम टू टाइम आप लोग लेक्चर्स देखते रहेंगे। अभी तक का कोई भी लेक्चर है तो कवर अप कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में साथ में चलेंगे। And आप लोगों को पता है हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप अपना बनाया है, जिसके अंदर आप लोग हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके नोट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, वो भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डले हुए हैं। सो जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो दिस साइड प्राची साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।